दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशन केसेस जो मेरे पास आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों के कारण लोग अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं। शायद कैजुअल अप्रोच या इग्नोरेंस, दोनों ही चीजें आपके लिए समस्या खड़ी कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चर्चा करूंगा जो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बाइंग परचेजिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। और उससे पहले खुद तो आप देखें, इसको अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें, अपने सीएफओज को सर्कुलेट करें, डिसीजन मेकर्स को करें, एचओडीज को करें। जो भी आपको लगता है कि उसका इससे फायदा हो सकता है, जरूर करें। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या गलतियां हो सकती हैं, जिनके बारे में आपको मतलब संभल के रहना है। दूसरा, इस बात को आपको समझना होगा कि आजकल सरकार फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत कम केस हारती है। कारण यह है कि सरकार के पास आज जो भी एविडेंस होते हैं वो डिजिटल एविडेंस होते हैं, और डिजिटल एविडेंस को आर्ग्यूमेंट से आप नहीं हरा सकते। आप उसके इंटरप्रिटेशन के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जब कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ये प्रूव करना कि ये गलती नहीं थी, चाहे वो गलती इग्नोरेंस से हुई हो। इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को आप शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने लाऊंगा जिससे आप अपने व्यापार में, अपने डेली लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में काफी हद तक आपको वो सुविधाएं या सहूलियत प्रदान करेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और जिस एजेंसी के बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना चर्चा में क्यों है और अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना पावरफुल क्यों होता जा रहा है? इसके दो कारण हैं। एक तो भारत सरकार का फोकस है कि करप्शन पे हमें कार्रवाई करनी है, वो कितने सफल होते या नहीं वो अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रेशर। दोस्तों, अगर आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर रिक्वायरमेंट देखें, ये भारत सरकार अपनी खुशी से नहीं लाई थी। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के समझा देता हूं कि ये एनफोर्समेंट जो कानून आया है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये भारत सरकार को लाना पड़ा, अपनी चॉइस नहीं थी। अगर खुद लाना होता तो 2002 से पहले आ गया होता, क्योंकि आजादी तो 47 में मिल गई थी, और 47 से लेकर 1947 से लेकर क्या 2002 के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई होगी? जितना हम काला धन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो 2002 से पहले ही काला धन जनरेट हुआ था। देखिए दोस्तों, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका पर्पज है an act to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering for matters connected therewith or incidental thereto। अगर किसी भी रूप में आपका अगर क्राइम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाता है, तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी, ये मान के कि जो आपने संपत्ति बनाई हो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से बनाई, तो जितना जिंदगी में कमाया वो सब अटैच हो सकता है। इसीलिए ये कानून काफी डेंजरस है एक हिसाब से। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्यों आया कानून, इसको समझना जरूरी है। द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन एनेक्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ S17/2 was adopted by General Assembly of UN in 1990। 1990 में यूएन का ये डिक्लेरेशन था,
और उसमें ये कहा गया था मेंबर्स को, जो यूएन मेंबर्स हैं, कॉल्स अपॉन मेंबर स्टेट टू अडॉप्ट नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन एंड प्रोग्राम। उसका कारण ये था दोस्तों, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि जितनी भी टेररिज्म या एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है, उन लोगों को भी पैसा चाहिए होता है, और अगर उस पर ट्रैक नहीं रखा जाएगा कि इलीगल मनी कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप टेररिज्म को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं के लिए भी काफी धन की जरूरत होती है। उनके जो स्लीपर सेल हैं उनको फीड करना पड़ता है, उनके लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं, रेकी करना पड़ता है, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन भी खर्चा करते हैं, तब जाके एक आतंकवादी घटना को अंजाम दे देते हैं। कहीं उनको कुछ शार्प शूटर हायर करने पड़ते हैं, कहीं पे सुसाइड बॉम्बर्स हायर करने पड़ते हैं, बहुत तरह के चीजें हैं, और उन सब में पैसा लगता है, और ये सारा पैसा इलीगल अनऑथराइज्ड वे में मूव करता है। और इसीलिए अगर आपको टेररिज्म को ट्रैक करना है, ड्रग्स को मीनेस को अगर आपको ट्रैक करना है, करप्शन को अगर रोकना है, तो आपको मनी ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार ने, अगर आपने देखा हो, कई कानूनों में कहा है कि आपको पैन नंबर देना पड़ता है, टेलीफोन मोबाइल नंबर देना पड़ता है, आधार नंबर देना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें उस डेटाबेस में जाके इंटीग्रेट हो जाती हैं, जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, जब आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो एक एजेंसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप और हम या कोई भी व्यापारी जिंदगी में बहुत तरह के काम करता है, और अलग अलग तरह के व्यापार हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू में जो आता है। उसके साथ अब अगर पैसे का इस्तेमाल गलत रूप में हो रहा है, आतंकवादी घटनाओं में हो रहा है, तो आपको उन एजेंसीज को भी जोड़ना होगा जो आतंकवाद पे नजर रखती हैं। इसीलिए जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, भारत के हितों का ध्यान रखती है, वो भारत के बाहर जो आतंकवादी घटनाएं हैं, वहां जो पैसा आता जाता रहता है विदेशी बैंकों से, सरकारों से, वहां की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जो कोऑर्डिनेट करती हैं, वो भारत की रॉ एजेंसी करती है। इसलिए इसको भी इन्वॉल्व करना जरूरी था भारत सरकार को। फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। बहुत सारी डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो भारत सरकार को डेली ब्रीफ करती है। अगर आप ये कहें कि अचानक हमें पता लग जाता है कि कहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, पुलिस रेड करके जाके कुछ मॉड्यूल्स को अरेस्ट कर लेती है, तो ये कैसे पता लगता है? 24 घंटे 12 महीने हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटर्स हैं, वो काम करते रहते हैं, और डेली ब्रीफिंग होती है उच्च अधिकारियों की, होम मिनिस्टर को, और कभी कभार प्राइम मिनिस्टर को भी जैसी जरूरत होती है। डिफेंस मिनिस्टर की भी डेली ब्रीफिंग होती है। तो जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, उनकी डेली ब्रीफिंग होती है, और वहां ये बताया जाता है कि किसी तरह की कोई संदिग्ध सूचना है, कोई मूवमेंट है, कोई डेवलपमेंट है, तो वो ट्रैक किया जाता है, और वहां निर्णय लिया जाता है कि आगे इसको रोकने के लिए या ट्रैक करने के लिए किसको कैसे इन्वॉल्व करना है। तो इसीलिए होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गलत काम के लिए भी बहुत पैसा लगता है। तो होम मिनिस्ट्री से अगर कोई लीड आता है कि फलानी जगह पे, कि वहां पे एक मॉड्यूल है, तो उसको फीड करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए कौन लोग हैं, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको ट्रैक करना भी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कश्मीर में पत्थर फेंकते थे लोग, तो उन पत्थरबाजों के पास पैसा कहाँ से आता था, कौन फंड करता था। इसीलिए बहुत सारे कश्मीर में जो बैंक अकाउंट्स थे, उनको सीज किया गया, उनको मॉनिटर करके ट्रैक किया गया कि ये कौन कौन से अनऑथराइज अकाउंट्स हैं जहां से इस तरह का पैसा आता है। इसी तरह से सीबीआई का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। जैसे आज दिल्ली का लीकर घोटाला चल रहा है, अब आपने पैसा इकट्ठा किया लीकर बेच के, किसको रिश्वत दी, कैसे दी, कहाँ गया, अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फंडिंग में गया, कैसे गया, किसने किसको कहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया, ये सारा काम सीबीआई का होता है। और जैसे ही उसमें मनी ट्रेल आता है, उसमें ईडी की एंट्री हो जाती है, जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी इस बात का जिक्र किया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर राज्य में भी
आफ्टर ऑल हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हर जगह जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपना कोई जुरिडिक्शन है नहीं, वो तो ओवरऑल नेशनल कोऑर्डिनेशन का काम है। जो एक्चुअल एक्टिविटीज हैं वो स्टेट्स में होती हैं, और स्टेट्स में पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हो सकता है कि घटना ये लगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कर्नाटक से मनी ट्रांसफर हुआ पंजाब में, या पंजाब से ट्रांसफर हुआ बिहार में, या बिहार से ट्रांसफर हुआ यूपी में, तो इंटर स्टेट चैलेंजेस भी बहुत रहते हैं। इसीलिए चीफ सेक्रेटरीज को भी, उनके ऑफिस को भी इन्वॉल्व किया गया है इस नेटवर्क में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन या ट्रैकिंग होगा। क्योंकि बहुत बार परमिशंस होती है रेड्स करने की, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस अगर साथ नहीं देती, स्टेट डिपार्टमेंट अगर साथ नहीं देगा, तो आप रेड्स कैसे कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य में, उसका इन्वॉल्वमेंट है, ताकि अगर किसी राज्य में कोई परमिशन चाहिए तो ये चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है कि वो बाकी चीजें लाइन अप करे, फैसिलिटेशन करे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एजेंसी है जिसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो है आरबीआई, क्योंकि जब पैसे की बात होती है, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी जानकारी आरबीआई के पास होती है। किस तारीख को कौन सा पैसा आया, किस करेंसी में आया, कहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ये सारी जानकारी बैंकों के पास होती है और बैंकों को आरबीआई को देनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल बैंक्स के पास ना जाके आरबीआई को इन्वॉल्वमेंट किया गया है, और बाकी बैंकिंग सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन है वो आरबीआई करेगा। तो इस तरह से अगर आप किसी भी रूप में मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आरबीआई का रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, बहुत सारी बेनामी कंपनियां बन जाती हैं, फर्जी अकाउंट खुल जाते हैं, बेनामी कंपनियां बनती हैं जिसमें करप्शन का पैसा या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पार्क कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फेक इन्वेस्टमेंट्स। तो कौन सी कंपनी फेक है, किसने बनाई, किसने केवाईसी दिया, कैसे दिया, ये कौन बताएगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। बहुत सारी कंपनियां और लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। करप्शन का पैसा आता है, ब्लैक मनी आता है, उसको रूट करके लोग स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, क्योंकि खाली पैसा रख के क्या करेंगे। तो 2 नंबर का पैसा भी स्टॉक मार्केट में जाता है किसी ना किसी नाम से। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा और किसी तरह का फ्लक्चुएशन बाजार में आता है तो उसको कौन ट्रैक करेगा। अनऑथराइज पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, देश में है, कौन ब्रोकर है, किस तरह से वो चैनलाइज हो रहा है, इसकी जानकारी को ट्रैक करने के लिए सेबी का इन्वॉल्वमेंट है। तो सेबी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मनी मैनेजमेंट अगर कोई इलीगल रूप में हो रहा है तो सेबी के पास, क्योंकि आज सारी ट्रांजैक्शन डिजिटाइज हैं, तो सेबी उसको इन्वेस्टिगेट करके जरूरत पड़ने पर ईडी को वो डेटा दे सकता है। इसी तरह से बहुत सारा पैसा पार्क होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज के नाम पे, लॉन्ग टर्म। और अब यूलिप की जैसे बात है, उसमें भी इंटरमिटेंट आपका रेमिटेंस आते रहते हैं। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है, इसीलिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है आईआरडीए, इसको भी इन्वॉल्व किया गया है कि अगर अनऑथराइज पैसा इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है या इंश्योरेंस से पैसा निकाल के कहीं अनऑथराइज एक्टिविटी में जाता है तो कौन ट्रैक करेगा। तो इसीलिए आईआरडीए को भी इन्वॉल्व किया गया है कि सूटेबल कानून और सूटेबल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करें। इसी तरह से ड्रग्स का काम है नारकोटिक ब्यूरो, क्योंकि बहुत पैसा, 1-1 किलो ड्रग करोड़ों में बिकती है, और वो सारा इलीगल पैसा है और इलीगल काम में ही जाता है और इलीगल चैनल ही है वो। तो उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ड्रग एंगल भी आता है, क्योंकि बहुत बार ड्रग माफिया फाइनेंसर का भी काम करते हैं। जहां तक बात है टेररिज्म की, भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आफ्टर ऑल टेररिस्ट को पैसा कहाँ से मिलता है। अगर कोई टेरर मॉड्यूल बर्स्ट होता है और वहां से पैसे निकलते हैं, करेंसी निकलती है, फॉरेन करेंसी निकलती है, तो तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन किए पैसा कहाँ से आया, करेंसी नोट्स को ट्रैक करना, फिर कंसर्न एजेंसीज को देना, क्योंकि ओवरऑल जिम्मेवारी जो है वो ईडी की है। तो ईडी इस पूरी नेटवर्क को, मॉड्यूल को मॉनिटर करती है और देखती है किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसी तरह का अगर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होता है, बेनामी पैसा आया या इन्फ्लेटेड अकाउंटिंग हुआ या
आपने पैसा साइफन ऑफ कर लिया और बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन हुआ, जैसा हमने देखा पिछले दिनों, बहुत सारे घपले हुए। तो इसीलिए नॉर्मल छोटा मोटा अमाउंट होता है तो वो सीए इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, सीए की एजेंसीज हैं, या जो हमारे यहाँ सीए की बॉडी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जो है, उसके हवाले है, या छोटे मोटे साइबर क्राइम या फाइनेंशियल क्राइम के पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन जब घपला लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पे होता है, तो उसके लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनाया गया है। इसी तरह से जितने भी गड़बड़ होती है वो आफ्टर ऑल किसी ना किसी स्टेट में तो होगा क्रिमिनल। तो बगैर वहां की पुलिस को सपोर्ट लिए आप ना रेड कर सकते हैं, ना अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप अगर वहां की बिल्डिंग को भी अगर आप इरेज करने जा रहे हैं, ढहाने जा रहे हैं, या किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी को अक्वायर करने जा रहे हैं, अटैच करने जा रहे हैं, तो आपको लोकल पुलिस चाहिए। तो इसीलिए स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। ऊपर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, और एनफोर्समेंट के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत भी अगर कोई रेगुलेशन बनता है एज पर सिचुएशन, तो उसमें भी ईडी का रोल रहेगा। बहुत बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फर्जी इनवॉइसेस बनाए जाते हैं, कंसाइनमेंट्स के अंदर गार्बेज भर के भेज दिया जाता है ये कह के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बाहर से विदेशी पैसा आ जाता है जो रूट होके पहले जाता है हवाला से बाहर, फिर आप उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कचरा भर के, और जाके उसको वो फेंक दिया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट के नाम के आपके बदले में आपके पास पैसा आ जाता है। तो जो मनी हवाला के रूट से बाहर गया था वो फेक एक्सपोर्ट्स के नाम पे वापस आ जाता है, और इस तरह से ब्लैक को व्हाइट करने का भी रैकेट चलता रहता है। और ऐसे बहुत केस हुए हैं जहाँ पे फर्जी इनवॉइसिंग की गई है। तो इसीलिए डीजीएफटी को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स पे और एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स पे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि किसने किसको कहाँ कैसे इन्वॉल्व किया। क्योंकि बहुत बार जो क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो देश के बाहर होते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है कि विदेशी एजेंसीज के साथ, एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके जानकारी लाई जाए। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन के पास भी बहुत जानकारी आती है जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के खिलाफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रॉफिटियरिंग की बात का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कंपटीशन कमीशन के पास होती है, और कंपटीशन कमीशन इस मुद्दे को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो वहाँ के डेटा निकालते हैं, बैलेंस शीट्स चेक करते हैं, स्टॉक्स इन्वेंट्री चेक करते हैं, वैल्यूएशन चेक करते हैं, तो बहुत बार पता लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें घपला हुआ। तो इसलिए शायद ये ज़रूरी है कि हम कंपटीशन कमीशन को भी इन्वॉल्व किया जाए कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो भी ईडी के साथ शेयर करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए कंपटीशन कमीशन को भी इस पूरे मुद्दे के साथ जोड़ा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रॉड होता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है, कहीं से कोई रिपोर्ट आती है, कोई बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन दिखता है, स्टॉक मार्केट में कोई मेजर क्रैश हो जाता है, तो बहुत बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है पता करने के लिए कि ये जो घटना हुई या इस तरह का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके पीछे कौन था, क्या कारण थे, किस लिए हो पाया, क्या गैप रहे। उस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि अगर उनके पास कोई जानकारी है और जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक किया जाए तो वो भी सरकार करती है। इसी तरह से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो पूरे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोकेशंस पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में, फैक्ट्रीज के आसपास, इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास, दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जाल बिछा हुआ है, जहां वो ट्रैक करते हैं कि कौन कंसाइनमेंट आ रहा है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। जैसे इलीगल, अगर आपने देखा हो, कैटल स्लॉटरिंग या कैटल स्मगलिंग का जो काम था, वो कोई फैक्ट्री में नहीं हो रहा था, लेकिन कैटल से स्मगल होती थी बांग्लादेश। मैंने खुद उस पूरे नेटवर्क को एक बार मॉनिटर किया था, ट्रैक किया था। रात को 2-2 बजे बसों की छत के ऊपर मुर्गियों की स्मगलिंग होती थी। तो ये देखने में छोटा है, लेकिन जब सैकड़ों बसें आपका बॉर्डर क्रॉस करती हैं, वहाँ बैलगाड़ियाँ हैं, दूसरे साधन हैं, लोग साइकिलों पे जाते हैं, जो जैसे नेपाल इंडिया बॉर्डर है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण लगती बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको ट्रैक करना। इसी तरह से
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब इंक्वायरी करता है तो उनके पास बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो वो बता सकते हैं ईडी को कि कहाँ पे किस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज टेररिज्म को लेके, क्रॉस बॉर्डर को लेके, और डिफेंस के पास और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके कारण उनके पास भी जानकारी हो सकती है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बगैर पैसे के तो वो भी काम नहीं करते, उनको भी गुजारा करना होता है। और बहुत बार जब डिफेंस में हाइड आउट्स बर्स्ट किए जाते हैं, वहाँ करेंसी नोट मिलते हैं, उनके नेटवर्क का भांडाफोड़ होता है, तो पता लगता है कि इसके पीछे तो बहुत कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी थे। अब ये डिफेंस का काम तो नहीं है फाइनेंस को ट्रैक करना, तो इसीलिए वो सारी जानकारी फिर वो ईडी को दे देते हैं और फिर ईडी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है। इसी तरह से नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो डिजिटल है, उसको ट्रैक करना, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत बार अनऑथराइज ट्रांजैक्शन या इस तरह के मूवमेंट इन एजेंसीज को दिख जाते हैं कि जहां पे कोई खास तरह का ट्रेंड चल रहा है, उसको ट्रैक करके उसको बस्ट करना। मिलिट्री इंटेलिजेंस, जैसा मैंने पहले कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, अपने अपने स्कोप के हिसाब से वो इस तरह की जानकारी दे देते हैं। अब बहुत बार करप्शन के केसेस में आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को, किसी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को, हाईवेज के इंजीनियर्स को कभी कभार अरेस्ट किया जाता है या उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और पता लगता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा घपला हो गया, गबन हो गया। उदाहरण के लिए, अब जैसे बिहार में पुल गिर गया, अब अपने आप तो गिरा नहीं, जिस काम के लिए टेंडर था उतना पैसा दिया गया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, घटिया माल क्यों लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस तरह के जब एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कोई इस तरह के घपले होते हैं या करप्शन के स्कैंडल सामने आते हैं, तब आपके सामने ये जानकारी आती है कि इसका क्या किया जाए। तो इसीलिए जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, जो उनके अपने इंटरनल ट्रिब्यूनल बन जाते हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर, उनका जो इंटरनल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है या इंटरनल इंक्वायरीज जो होती हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी होती है कि हुआ क्या था। और अगर उसमें मनी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्योंकि करप्शन भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, टेंडर्स में मैनिपुलेशन हो सकता है, क्वालिटी में मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर क्वालिटी में मैनिपुलेशन हुआ है तो पैसा गया कहाँ? आपको 100 रुपए की चीज खरीदनी थी, आपने 25 रुपए की चीज खरीदी, तो 75 रुपए गया कहाँ? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि किसकी जेब में गया, कहाँ से साइफन ऑफ हुआ? करप्शन अपनी जगह है, बेईमानी अपनी जगह। हो सकता है कि ये पैसा किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में लग गया, तो इसलिए उसको ट्रैक करना भी जरूरी होता है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ को लेके तस्करी होती है, जैसे हमने देखा चंदन की लकड़ी को लेके, हाथी के दांतों को लेके, और बहुत सारे चीता का हुआ, शेर का शिकार हुआ। तो ये जो अनऑथराइज वे में जो वाइल्ड लाइफ स्किन, बोन्स ने, उनके जो क्लॉज हैं या उनके टीथ हैं, इस तरह की जो स्मगलिंग होती है काफी महंगी होती है। तो इसको ट्रैक करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ फोर्सेस हैं, वो भी, जो उनका क्राइम ब्यूरो है, वो भी जानकारी ईडी के साथ शेयर करता है। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई है, जो जिसकी अभी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, वो है जीएसटी। अभी तक जीएसटी इस पूरे कोऑर्डिनेशन से बाहर था। अब भारत सरकार ने एक जीएसटी को भी इसमें ऐड कर दिया। तो जितने जीएसटी की ट्रांजैक्शंस हैं, खासकर जब फेक इनवॉइसिंग की बात होती है, क्रेडिट नोट्स की बात होती है, बाकी चीजें होती है, इसमें बहुत घपले होते हैं। अब अगर घपला पकड़ा जाता है कि इस आदमी ने ये जीएसटी में घपला किया है, तो जो चोर होता है वो सिर्फ जीएसटी में नहीं करेगा, वो शायद कस्टम्स ड्यूटी में भी करेगा, वो बिजली की भी चोरी करेगा, वो ईपीएफ की भी चोरी करेगा, वो बहुत सारी गलतियां करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में चोर बाजारी है। तो वो सिर्फ जीएसटी नहीं चोरी करेगा। तो इसीलिए अब जीएसटी की अगर चोरी पकड़ी जाती है, तो उसकी जानकारी जीएसटी को, ईडी को देना अब मैंडेटरी हो गया, पहले नहीं था, क्योंकि जीएसटी इस एजेंसीज की जो लिस्ट में आपके सामने बता रहा हूं, इससे बाहर था। तो अब 26 एजेंसीज हो गई हैं, जिसके कारण आज आप मनी लॉन्ड्रिंग को या मनी मिसमैनेजमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों सोचिए कि आप और हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जीएसटीएन में इवन ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, क्योंकि ई वे बिल नंबर जो आप देते हैं, शिपमेंट नंबर्स जो होता है, वो भी एक तरह से जीएसटीएन का काम करता है। लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट अभी छूट गए।
एक है FSSAI। जब मिलावट होती है तो बहुत सारा 2 नंबर का पैसा जनरेट होता है, वो कहाँ जाता है। इसी तरह से ड्रग्स, इसी तरह से बाकी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो, तो FSSAI, BIS, QCI और ड्रग्स डिपार्टमेंट को भी अगर भारत सरकार जोड़ दे तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क काफ़ी हद तक मॉनिटर हो जाएगा कि कौन लोग हैं जो मिलावट करके 2 नंबर का पैसा या ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं और फिर वो विदेश में जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है और बहुत सारे घपले होते हैं। मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकता है। तो जब 2 नंबर का पैसा जनरेट होता है, ब्लैक मनी जनरेट होता है, सोर्स कई हो सकते हैं, तो उसको ट्रैक करना ज़रूरी है। तो अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो एजेंसीज हैं वो इस नेटवर्क से बाहर है। GST इनडायरेक्ट वे में आपको बताएगा, लेकिन जो क्वालिटी फ्रॉड्स होते हैं वो GST में पता नहीं लगते। उसमें तो सिर्फ MRP एट द बेस्ट या कंसाइनमेंट वैल्यू आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये पर्पस था आज इस पूरी चर्चा को इतना लंबा करने का कि आप इस बात की चर्चा करिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना बनाए कि बाद में आपके पास उसका जस्टिफिकेशन ना हो। पहली बात तो जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए वो ऑथेंटिक हो, अनऑथराइज लोगों को ना बनाने दें। दूसरा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पेपर डॉक्यूमेंट या एविडेंस जरूर रखें, चाहे वो ईमेल ही हो। उसका फायदा ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन के समय अगर कोई पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, तो आपके पास बताने के लिए होना चाहिए। अगर आप कहेंगे याद नहीं, ये अपने आप में डाउट क्रिएट कर देगा और आप मुसीबत में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, आप कहेंगे मेरे को याद नहीं, 2 साल पहले की ट्रांजैक्शन थी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जो 2 दिल्ली के जो मंत्री हैं जेल जा चुके हैं, जेल में हैं या भी बेल पे बाहर है एक मंत्री, उसने तो यही बहाना दिया था कि कोविड था, मुझे याद नहीं। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस उसके खिलाफ थे और पिछले 1.5 साल से उनको जमानत नहीं मिली। अब मेडिकल ग्राउंड पे जरूर मिली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो मनी ट्रेलिंग डॉक्यूमेंट्स को भी सही रखें, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। अगर एज ए एडवोकेट हम भी अगर अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं तो अगर पेपर नहीं होगा तो हम कैसे डिफेंड करें? क्योंकि पेपर से अच्छा कोई एविडेंस प्रूफ आपके लिए नहीं है। इसीलिए पेपर वर्क चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो, जरूर मेंटेन करिए। इसको आप बर्डन मत समझिए, ये आपकी एक हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ताकि आप सुरक्षित रहें, किसी लिटिगेशन में ना फंसे। तो उम्मीद है दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा रहा, लेकिन ये जानना जरूरी था कि किस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नीयत आपकी खराब नहीं है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं है तो ये भी कहा जा सकता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, चाहे आप ना हो, क्योंकि आपके पास अदरवाइज उसको प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं। तो इसीलिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपने डिसीजन मेकर्स, HODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सबको ये बताइए कि साहब मनी मैटर्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर ट्रेलिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुसीबत आ सकती है और फिर आपको बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड ये बोलेंगे कि देखिए इस आदमी का या इस कंपनी का एविडेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने पैसा लिया या ट्रांसफर किया, क्यों लिया और कहाँ से आया और किसको दिया ये बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ही इज इन्वॉल्व इन सम एंटी सोशल, एंटी नेशनल या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो फिर आपके लिए वो भारी पड़ सकता है। तो उसको कैजुअली ना लें, सीरियसली लें। वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि कभी कभी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो लाइटली लेते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें, उनको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे का डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग मुसीबत में ना फंसे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।